ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 2 वी लर्न अबाउट द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। अराइवल का मतलब मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा कि अगर हिंदी में देखें तो इसको कहा जाता है आगमन, यानी कि उनका आना। और फर्स्ट वन बेटा, यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे वो थे पोर्टुगीज के पोर्टुगल ट्रेडर्स, बराबर। वास्को दी गामा पोर्टुगल से ही निकले थे। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years। लगभग 100 साल के अंदर ही बेटा द पोर्टुगीज टू कंट्रोल ऑफ द सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन, गोवा, कोची, मलाका एटसेट्रा। लगभग 100 सालों के दायरे में ही बेटा पोर्टुगीज ने हमारे इंडिया की बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज जहाँ से वो अच्छे तरीके से बेटा ट्रेडिंग कर सकते थे, जैसे कि दीव, दमन, गोवा। आज भी अगर हम वहाँ जाते हैं बेटा तो वहाँ के कल्चर में हमको वहाँ के सिटीज़ का जो आर्किटेक्चर फॉर्म है, वहाँ के चर्चिज़ हैं, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का खाना पीना है, हर उस चीज़ में बेटा हमको पोर्टुगल्स के एरा के टाइम पीरियड का वो एक टच मिल जाता है, बराबर। भले वो आज लगभग 500 ईयर्स हो गए, 450 ईयर्स जो है, लेकिन आज भी हम दीव, दमन, गोवा, मलाका जब भी जाते हैं बेटा तो वहाँ के स्ट्रीट्स हैं, हाउसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ के लोग हैं, बराबर। तो हम देख सकते हैं कि हमको कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ही एक छोटा सा यूरोपियन नेशन एक बसा हो, इस तरीके की एक झलक हमको उस कोस्टल रीजन एरिया के उसमें दिख जाती है, खास करके वेस्टर्न घाट की तरफ पोर्टुगल कल्चर की और ईस्टर्न घाट की तरफ फ्रेंच कल्चर की। अब यहाँ हम देख सकते हैं बेटा कि द इंग्लिश ट्रेडर एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट द ट्रेड विद इंडिया इन 1600। 100 ईयर्स तक तो बेटा पोर्टुगल्स ने जो है एक तरीके से कॉलोनीज को जो है हमारे यहाँ सेटअप किया, ट्रेडिंग किया। पोर्टुगीज के आने के बाद डच जो कि हॉलैंड से बिलोंग करते थे बेटा, टुडे इन दिस प्रेजेंट टाइम दिस कंट्री इज नोन एज नेदरलैंड। आज हॉलैंड जो है नेदरलैंड के नाम से जाना जाता है बेटा। फिर उसके बाद है डैनिश पीपल जो डेनमार्क से आए थे। ये छोटे छोटे कंट्रीज थे जहाँ के ट्रेडर्स इंडिया में आकर ट्रेडिंग करने लगे। जस्ट उसके बाद बेटा जो सुपर पावर उस समय भी माना जाता था ब्रिटेन, बराबर। तो इंग्लिश ट्रेडर्स ने अपना एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाया और क्वीन एलिजाबेथ ने उस समय उनको परमिशन दी कि वो इंडिया आके ट्रेडिंग कर सकते हैं 1600 AD में। When the Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out the trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. But due to the dominance and the oppositions from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. But finally, the East India Company got the permission from the Mughal Emperor Jahangir, and thus the British East India Company established its first trade center, Kothi, in Surat 1613 AD. Initially, the company established trade centers in Surat, Bharuch and Ahmedabad. जो फर्स्ट उनका इफोर्ट था बेटा, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है आए, उन्होंने परमिशन मांगी, लेकिन उनको पहली ही कोशिश में तुरंत परमिशन नहीं मिल गई। लेकिन मुगल एम्पीरियर जहांगीर ने आखिरकार जब दूसरी बार उन्होंने वापस से एक तरीके से कुछ ट्रेडिंग की, अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती होगी, उन सबको माना होगा, तो जहांगीर ने उनको फिर परमिशन दे दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका फर्स्ट जो ट्रेड फोर्ट है बेटा वो सूरत के अंदर कोठी करके बनाया, बराबर। कोठी गुजरात या हिंदी शब्द से निकला हुआ वो है एक बड़ा सा गोडाउन जैसा या बड़े से बड़े बड़े कमरों वाला जो घर होता है उसको हम कोठी कहते हैं। फिर उन्होंने सूरत, भरूच और अहमदाबाद जैसे प्लेसेस पे जो है बेटा अपनी कॉलोनीज, अपने ट्रेडिंग कॉलोनीज बनाई। But due to the strong presence of the Marathas in this region, the company sensed danger to its existence, and hence the move towards the south and east direction, where they set up their centers in Machilipatnam, Andhra Pradesh, St. George like Chennai, and Fort William like Kolkata. Mumbai became their headquarters in 1687 AD. अगर हम देखें बेटा तो हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को जो है बेटा गुजरात के अंदर उस समय व्यापार करना, जो है ट्रेडिंग करना, काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मराठा रूलर्स, क्योंकि गुजरात जैसा तो तब कोई स्टेट था ही नहीं बेटा। हमने यहाँ पे देखा कि ओके, ये बार बार क्यों आ जा रहा है बेटा। ओके, मुझे यहाँ पे गुजरात आपको दिखाना, चलो उसको आने दो। अब हम यहाँ पे सौराष्ट्र को देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे कच्छ को देख सकते हैं, लेकिन आप ये वाले गुजरात को अगर देखो जो पूरा मुंबई से ऐसे जुड़ा हुआ है ना, मराठा रूलर्स का यहाँ पे शासन ज़्यादा हुआ करता था बेटा। तो हम समझ सकते हैं बेटा कि मराठा किंग्स काफ़ी, हम उनको जानते हैं बेटा कि उनका एटीट्यूड बहुत वैसा होता था, बहुत ही
एक तरीके से वॉरियर्स होते थे, वो लड़ाकू होते थे और किसी के सामने भी झुकते नहीं थे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में जल्दी से वो कोई बदलाव नहीं करते थे। तो ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया कि भाई इस एरिया में तो अभी हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो ईज़ी वे में ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ब्रिटिशर्स धीरे-धीरे जो है बेटा साउथ की तरफ और बंगाल की तरफ जो है बेटा उन्होंने अपने ट्रेडिंग कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि शुरुआती दौर में ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल सा था। अब आप देख सकते हो कि बट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668 और ब्रिटिशर्स के बाद जो है बेटा वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये फ्रांस से आए थे। इवन इवेंचुअली सेट अप द ट्रेड सेंटर्स इन माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर एंड मछलीपट्टनम। ज़्यादातर फ्रेंच लोगों ने बेटा जो हमारा ईस्ट का कोस्टल रीजन एरिया है, माह है, कराईकल है, पौंडीचेरी है, चंद्रनगर है, यहाँ पे उन्होंने जो है अपना ट्रेडिंग पोर्ट बनाना स्टार्ट किया, कॉलोनी सेटअप करना स्टार्ट किया। लेकिन ब्रिटेन की तरफ बेटा फ्रांस भी सुपर पावर कंट्री रहा है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे इंडिया के अंदर बेटा ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है कंपटीशन बढ़ते जा रहे थे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ट्रेडर्स की जो आर्मीज थी, ट्रेडिंग आर्मी, इनके बीच में 3 टाइम वॉर्स हुई और इन 3 टाइम वॉर्स में ज़्यादातर फ्रेंच डिफीट हुए बेटा, और इस वजह से वो इंडिया के सेंटर पार्ट में कभी भी अपनी कॉलोनीज को प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन यूरोपियन नेशंस होने की वजह से एक उन लोगों का अपना रिलेशन था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको कॉर्नर के जो कोस्टल रीजन एरिया के कुछ बड़े पोर्ट थे बेटा, वो उनको उनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफियर किया नहीं, और एक तरीके से उनके बीच में ऐसे कुछ समझौते हो गए कि भाई वेस्टर्न में कुछ जो पुराने पोर्टुगल के कॉलोनीज थी उसको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, और ईस्ट में जो है फ्रेंच की जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज थी उसको ब्रिटिशर्स ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। और ये पोर्टुगल और फ्रेंच कॉलोनीज बेटा भारत की आज़ादी के बाद भी 1965 तक का टाइम निकल गया था, पोर्टुगल कॉलोनीज को 1958 तक, और गोवा तो 1962 और 65 तक, 62 से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, लगभग 3 साल बीत गए थे इसमें। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये तो हमारी आज़ादी के बाद भी लगभग हमको 15-20 साल का वक्त गुजर गया था इनको वापस से हासिल करने में। तो इसकी भी अपनी कहानी है, चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे बेटा, बहुत बढ़िया हिस्ट्री है आपके 9th स्टैंडर्ड की, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, फ्रेंच वेयर कॉन्स्टेंटली बिजी एस्टेब्लिशिंग देयर रूल इन एंटायर वर्ल्ड एंड कंक्वायरिंग द मोर टेरिटरीज बिटवीन 1746 एंड 1763। देयर वेर द 3 मैसूर वॉर्स between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of the British East India Company। ठीक है, 3 मैसूर वॉर्स हुई थी बेटा, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट हुई, इसीलिए ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी आसान हो गया भारत में एक तरीके से ट्रेडिंग कॉलोनीज में अपने पावर को एस्टेब्लिश करना। Thus, at the end of this battle of power, the Portuguese were left with दीव, दमन एंड गोवा। और आखिरकार बेटा इसका रिजल्ट ये आया कि पोर्टुगल दीव, दमन, गोवा तक एक तरीके से जो है बेटा लिमिटेड कॉलोनीज के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगे, और फ्रेंच जो है बेटा चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, और मीन वाइल द डच हैड टू लीव फॉर एवर। फ्रेंच इन ईस्ट के तरफ की इन कॉलोनीज पे जो है बेटा एक तरीके से सेट हो गए, और एक लिमिटेड एरिया में उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जो डच थे बेटा काफ़ी छोटी से कंट्री से जो है बिलोंग करते थे बेटा, वो मतलब आज नेदरलैंड आज के समय में भी 2-2.5 करोड़ की आबादी वाला एक छोटा सा देश है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो तो कम्प्लीटली फिर उन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स हैं, फ्रेंच है, पोर्टुगल्स है, ये तो हमसे कई गुना बड़े जो है यूरोपियन नेशंस हैं, इनके सामने हम यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, और उन्होंने कम्प्लीटली भारत में से अपना जो व्यापार है, उनका जो ट्रेडिंग है बेटा, वो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने भारत को लेफ्ट आउट कर दिया, यहाँ से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, उन्होंने लीव कर दिया हमेशा के लिए। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है बेटा, उसमें हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।